तो हमने मैचिंग, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, लास्ट में ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ा था। गोइंग कंसर्न का इफेक्ट किस पे था? फिक्स असेट्स के ऊपर। क्या कि फिक्स असेट्स आर टू बी शोन एट कॉस्ट ओनली। ये अपन ने बात की थी कि कॉस्ट पे शो करो। ये कॉस्ट कंसेप्ट किस पे बना? फिक्स असेट्स के बेस, ये गोइंग कंसर्न के बेस पे कॉस्ट कंसेप्ट बना। गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड, सो फिक्स असेट्स हैज बीन परचेज नॉट फॉर सेल बट फॉर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव purposes, for providing service, for manufacturing, so fixed assets are to be shown at cost only. मार्केट में रेट अप हुआ या मार्केट में रेट डाउन हुआ, इट डजंट मैटर। आपको क्या करना है? आपको फिक्स असेट्स कॉस्ट पे शो करनी है, बिकॉज इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो फिक्स असेट्स आर टू बी शोन एट कॉस्ट ओनली। इसका एक्सेप्शन क्या था? कॉस्ट कंसेप्ट का एक्सेप्शन था रियलाइजेशन कंसेप्ट। एक्सेप्शन टू कॉस्ट कंसेप्ट, इसका एक्सेप्शन था रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट कब लगता था? कि भाई ये फिक्स असेट्स एट कॉस्ट ओनली, हाँ यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। इसका एक्सेप्शन था रियलाइजेशन कंसेप्ट इफ बिजनेस इज गोइंग टू लिक्विडेट, अगर बिजनेस लिक्विडेट होने जा रहा है और असेट इज रिटायर्ड असेट, कोई फिक्स असेट है वो रिटायर हो गई है या बिजनेस इज गोइंग टू लिक्विडेट, बंद होने जा रहा है, उस केस में फिक्स असेट्स आर टू बी शोन, उनको दिखाओ एट नेट रियलाइज वैल्यू नॉट एट कॉस्ट। उस केस में रिमेनिंग कॉस्ट नहीं चलेगी, उस केस में क्या चलेगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंसेप्ट चलेगा। फिक्स असेट्स को एनआरवी पे आपको शो करना पड़ेगा। तो बता रहा है ये कि भाई एक्सेप्शन है, रियलाइजेशन कंसेप्ट को फॉलो करो। अगर आपका डिसीजन हो चुका है कि कमिंग फ्यूचर में दुकान बंद करनी है, कंपनी बंद करनी है, अब जो बैलेंस शीट बन रही है, लास्ट बैलेंस शीट बन रही है, तो उसको बची हुई कॉस्ट पे नहीं, अब वो हेल्ड फॉर सेल है, बिकाऊ है, तो क्या करो आप उसे शो कर दो। आप किस रेट पे? उसे रियलाइज वैल्यू पे। रियलाइज वैल्यू का मीनिंग कल भी बताया था, नेट रियलाइज वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आप रिड्यूस करके एनआरवी पे शो कर देंगे फिक्स असेट को। तो ये रियलाइजेशन कंसेप्ट किसका एक्सेप्शन है? कॉस्ट कंसेप्ट का। जब गोइंग कंसर्न इज नॉट मोर एप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न लग ही नहीं रहा, दुकानदारी बंद हो रही है, लॉन्ग टर्म यूज है नहीं, तो इसको किस पे दिखाया जाता है? नेट रियलाइज वैल्यू पे। तो ये पढ़ा अपन ने लास्ट में। ड्यूअल एस्पेक्ट, हर चीज के दो एस्पेक्ट है, वन डेबिट और अदर वन क्रेडिट। उसका क्या इफेक्ट है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? एसेट। कोई भी ट्रांजैक्शन देख लो, उसमें ये दोनों साइड क्या रहेंगी? इक्वल। यही तो आपकी जर्नल का बेस था। जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें जर्नल इसी के बेस पे चलती है। तो कहने का मतलब बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट्स ऑलवेज रिमेन सेम। क्यों? ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट। वन डेबिट तो अदरवाइज अदर एस्पेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। इसका इफेक्ट, एक असेट बढ़ेगी तो दूसरी असेट कम होगी। एग्जाम्पल क्या था? डेटर से पैसे आ गए, कैश बढ़ा, डेटर कम। लायबिलिटी बढ़ेगी, असेट भी बढ़ेगी, जैसे कि लोन ले लिया, क्रेडिटर से माल उधार ले लिया, स्टॉक बढ़ा, क्रेडिटर बढ़े। क्रेडिटर कम, असेट कम, हाँ क्रेडिटर को पेमेंट दे दो, इधर से कैश कम, उधर से क्रेडिटर कम। एक लायबिलिटी बढ़े तो दूसरी लायबिलिटी कम हो, व्हेन अ लायबिलिटी इंक्रीज एंड अनदर लायबिलिटी डिक्रीजेस। जैसे कि बीपी एक्सेप्टेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को बीपी दे दिए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से ड्यूअल एस्पेक्ट काम करता है। दोनों साइड बैलेंस शीट की क्या है? दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल रहती हैं। ओके, नेक्स्ट था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस किसका नाम था? दूसरा कंजर्वेटिज्म या आप क्या कह दो? प्रूडेंस। प्रूडेंस
कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कहता है कि भाई लॉस मस्ट बी ट्रीटेड एज लॉस इमीडिएटली ऑन डाउटफुल बेसिस ऑल्सो, बट इनकम मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम अंटिल इट इज कंफर्म। इसीलिए तो बेड डेट्स का प्रोविजन बनता है, इसीलिए रिपेयर। ऐसा है बेड डेट्स के प्रोविजन के रिगार्डिंग देखना, मान लो 2019-20 की बात है, कंपनी का सेल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर राम, कंपनी का सेल मैनेजर राम है, 1920 में क्रेडिट सेल कर दी 1 करोड़, और ज्यादातर इसमें क्रेडिट सेल टू डिफॉल्टर, डिफॉल्टर लोगों को उधार बेच गया। कल को पैसे आएंगे तो पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसकी सेल ज्यादा होने से प्रॉफिट क्या हो गए, 1920 के बढ़ गए, इसको तो रिवॉर्ड मिलेगा कि इसके रहते इतना काम हो गया। लेकिन कल को नेक्स्ट ईयर 2020-21 नेक्स्ट ईयर इन 2021 राम तो प्रमोट होके चला गया, श्याम इज द सेल मैनेजर ऑफ कंपनी। ये कंपनी का मैनेजर है, मार्केटिंग वाला या सेल्स मैनेज करता है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आके क्या हुआ, ये वाला अमाउंट बेड डेट्स प्रूव हो गया, बेड डेट्स प्रूव 70 लाख या चलो 30 लाख डूब गए। इससे क्या होगा, सेल तो की राम ने लास्ट ईयर तो सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गए, राम को तो रिवॉर्ड मिला, प्रमोट कर दिया गया, राम तो प्रमोशन होके चलता बना। अगले साल आके रिजल्ट फेस करना पड़ गया शाम को, शाम के रहते ही कंपनी को लॉस आने लगा। वजह क्या थी, बेड डेट्स जो सेल राम ने डिफॉल्टर को की थी उसका रिजल्ट 2020-21 में आ रहा है, तो शाम को डांट पड़ेगी। तो ऐसे तो फिर गलत हो गया, शाम तो चिल्लाएगा कि मेरी बोलो क्या गलती है इसमें, मैंने बेचा वो डूबा हो, तो को लॉस तो किसकी वजह से हुआ है, राम की वजह से, वो शिफ्ट हो गया यहां से, मैं क्या करूं। ऐसे ही हाल बैंक्स में होता है, बैंक मैनेजर की हर 2 या 3 साल में ट्रांसफर होनी जरूरी है, हो जाती है। अब वो डिफॉल्टर को बेच दे के अगले साल जब पैसा आएगा, मैं तो होऊंगा ही नहीं, नया मैनेजर होगा, अपा तो प्रमोशन लेके चलो ट्रांसफर हो जाएगी। तो नए वाला क्या करे, डिफॉल्ट पिछले वाले ने किया था, गलत लोगों को बिना इंक्वायरी किए बेच दिया, बिना नॉर्म्स चेक किए, सिक्योरिटी रखे बिना। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस साल बेनिफिट एंजॉय हुआ, सेल किस साल की है, 1920 की, तो सेल की वजह से जीपी एनपी किस साल के बढ़े, 1920। तो ये लॉस भी क्यों ना कौन सा साल उठाए, 1920, नेक्स्ट ईयर क्यों उठाए। अगर आपने यहीं पे 1920 में ही पता है कि आपको 1920 में उधार बेचा तो कल को डूबेंगे भी, बंदे भी ऐसों को बेचा जातर, तो आप आईडीए से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना लेते। ऐसा करने से मान लो पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 35% बनाया, 35 लाख। तो इससे क्या होता, 1920 के प्रॉफिट कम हो जाते। जब सेल 1920 की, सेल पे प्रॉफिट 1920 का, तो बेड डेट्स भी कौन सा साल क्यों ना बियर करे, 1920। तो उसका एक बढ़िया तरीका है बेड डेट्स का प्रोविजन बनाओ। ऐसा करने से प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका, 1920 का, उसमें ही सेल आएगी। ये क्रेडिट सेल जो है 1 करोड़, इसी साल इसका जीपी बढ़ेगा, एनपी बढ़ेगा उससे, और इसी साल आप क्या करेंगे, यहां बेड डेट्स का प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 35 लाख। इससे प्रॉफिट भी जो बड़े हैं सेल करने से वो एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर अगर 30 का बेड डेट्स होगा तो नेक्स्ट ईयर आप एंट्री करेंगे बेड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर। कितने का बेड डेट्स हुआ, 30 लाख, बेड डेट्स हुआ 30 लाख। अब आप क्या है, इसको पी एंड एल से नहीं लेना पड़ेगा, ये प्रोविजन पड़ा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट मार्च 20 में क्या पड़ा है, 1920 के अंदर आपका डेटर है 1 करोड़ लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 35 लाख, 65 लाख आपका ये पड़ा है। तो इसका बैलेंस प्रोविजन का क्रेडिट होता है, ये एंट्री होके बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब नेक्स्ट ईयर जब बेड डेट्स हुए तो ये कहां से एडजस्ट हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डेबिट 30 लाख टू बेड डेट्स। थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं,
गैस होता है थोड़ा, अभी ये बच गया 5 लाख, कभी कभी हो सकता है 35 का प्रोविजन होता, 38, 40, 42 का बेड डेट्स हो जाता, तो थोड़ा बहुत तो चलो P&L कर लेगा, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं आएगा। अब देखो इससे क्या हुआ, 1920 में सेल का प्रॉफिट जुड़ा, एंजॉय किया आपने सेल को, और 1920 में बेड डेट्स का प्रोविजन बनने से प्रॉफिट कम हो गए, तो आपका इफेक्ट उसी साल पूरा हो गया। नेक्स्ट ईयर शाम को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बेड डेट्स कहां से एडजस्ट हो जाएंगे, उस प्रोविजन से जो लास्ट ईयर आपने प्रोवाइड किया। तो जिस साल का गेन उसी साल लॉस क्यों ना उठाए जाएं, इस थ्योरी की वजह से ही प्रोविजन बनते हैं। याद रखना, प्रोविजन बनाने का इफेक्ट, प्रोविजन फॉर रिपेयर, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 1920 में, टूट गई, रिपेयर नहीं करवाई, 2021 में रिपेयर करवाओ और खर्चा 2021 में डालो, तो प्रॉफिट 2021 के कम होंगे, उससे नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है उसको दिक्कत है, क्योंकि एक्सीडेंट तो 1920 में हुआ, नुकसान हो चुका था, रिपेयर अब 2021 में करवाई तो मैनेजमेंट बदल गई, तो उस मैनेजमेंट पे बर्डन आ जाती है कि प्रॉफिट कम हुए। तो रूल यही कहता है, जब लॉस 1920 में हुआ, खर्चा सामने दिख रहा है, कंजर्वेटिज्म कहता है कि प्रोविजन क्यों नहीं बनाते, प्रोविजन फॉर लॉस बनाओ, क्लेम का, रिपेयर का, तो ये बनाओ। इस पे एक चैप्टर है प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कॉन्टीजेंट असेट पे, हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को भी। चलो, तो बेड डेट्स के मैं अकाउंट बना के दिखाऊंगा फाइनल अकाउंट के चैप्टर में। ब्रीफ मैंने आपको बताया कि भाई कंजर्वेटिज्म कहता है प्रोविजन बनाओ, स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए तो कम कर दो, बढ़े तो ना बढ़ाओ। ये कौन सा कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म इनकम को इनकम नहीं मानता अंटिल इट इज कंफर्म। स्टॉक 1 करोड़ का पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट में वैल्यू 1.5 करोड़ होगी, तो 150 दिखाते हैं आप? नहीं, हम 1 करोड़ ही दिखाते हैं, हम उसे प्रॉफिट एज्यूम नहीं करते। क्यों? जब तक वो सेल ना हो। तो इस तरह से कंसेप्ट फॉलो करना है कंजर्वेटिज्म। लास्ट क्लास में पढ़ा, अकाउंटेंट को जानबूझ के कम प्रोविजन या ज्यादा प्रोविजन नहीं बनाने चाहिए, अकाउंटेंट को हमेशा न्यूट्रल रहना है, भी जो सही पोजीशन है वो बतानी है। कई बार अकाउंटेंट ऐसा करता है कि प्रॉफिट पहले से ही कम है, जैसे सरकारें करती हैं। अब कोरोना में क्या हो रहा है, कई गवर्नमेंट ऐसी हैं, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा टेस्ट ही नहीं करवा रही, टेस्ट ज्यादा होने से पेशेंट ज्यादा डिटेक्ट हो जाएंगे कोरोना पॉजिटिव। बदनामी है स्टेट की कि कुछ हो नहीं रहा, तो कहता टेस्ट ही ना करो, टेस्ट ही नहीं करेंगे तो पिक्चर नहीं डिस्क्लोज होगी। ऐसा कुछ भी मैनिपुलेशन अकाउंट में ना करो कि कहीं प्रॉफिट कम आ रहे हैं तो आपने कहा और कम आ गए तो फर्म की पोजीशन खराब दिखेगी, चलो इस साल बेड डेट्स का प्रोविजन, रिपेयर का प्रोविजन नहीं बनाते अगले साल। ऐसी मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए, ये नेक्स्ट ईयर इफेक्ट भी हो जाएगा ठीक, ये सोचना गलत है। तो मैनिपुलेशन अलाउड ऐसी नहीं है, न्यूट्रल रहना चाहिए। बहुत कुछ होता है, आप पढ़ते चलो, ये सब्जेक्ट बहुत कुछ सिखा देगा। अकाउंटेंट लोग पता है क्या करते हैं, मान लो 1920 का साल में सेल कम रही है, उसकी वजह से जीपी कम रहेगा, कल को सेल के बेस पे लोन मिलते हैं, कितनी सेल है, सेल हुई नहीं। जानबूझ के कई बार अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, मान लो कंपनी की मैनेजमेंट से बात करके 29-30 मार्च को या 31 मार्च को लास्ट डेज में उधार सेल की एंट्री डाल देते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 30 लाख, सेल की एंट्री डाल दी, झूठी, सेल नहीं हुई, फैब्रिकेटेड एंट्री। उससे क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट में एक तरफ तो डेटर बढ़ गए कितने, 30 लाख, उधर से ट्रेडिंग P&L में क्या बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी। सेल कितनी बढ़ गई, 30 लाख, सेल हुई नहीं, ऐसी फैब्रिकेटेड एंट्री है, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एनपी बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट भी साउंड हो जाएगी कि एसेट्स में बहुत पड़ा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। इस साल के रिजल्ट तो अच्छे दिखने लगे 1920, लेकिन ये सेल है तो नहीं। अगले साल 2021 के शुरू में मान लो 5 अप्रैल को ये एंट्री झूठी थी, रिवर्स कर दी, कहता है माल वापिस आ गया जी, जो बेचा था माल वापिस आ गया, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 30 लाख टू डेटर, वापिस रिवर्स एंट्री कर दी, डेटर घटा दिए, थे ही नहीं घटाने, क्या झूठी एंट्री की थी। इससे क्या हुआ, ये इफेक्ट अगले साल आएगा ना,
अगले साल के प्रॉफिट गिरेंगे, सेल डाउन होगी, डेटर घटेंगे, इस साल तो पोजीशन अच्छी दिखा दी ना। ये सारी मैनिपुलेशन है जो सीए ऑडिट पे जाते हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हैं कि कहीं साल के लास्ट डेज में ऐसी एंट्रीज तो नहीं कर दी जिसका इफेक्ट क्या है नेक्स्ट ईयर रिवर्स करके कर रहे हो तो वो देखते हैं। इसमें से किसी स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि सर सेल पे तो टैक्स लगता है जीएसटी, वो भर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जीएसटी है दिखा देंगे, आउटवर्ड जीएसटी क्या है, कल को रिटर्न आएगी तो वो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी एडजस्ट हो जाता है सेल रिटर्न में। तो कहने का मतलब एक बार क्या है, ऐसी झूठी सेल, ऐसी मैनिपुलेशन अकाउंटेंट लोगों को नहीं करनी चाहिए। रूल तो ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है ये चाहिए वाला तो पूरा नहीं होता। ओके नेक्स्ट, यहां किया था खत्म अब मैंने। अब आ जाओ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है नो चेंज इन, फ्रीक्वेंट कह दो, नो फ्रीक्वेंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप अकाउंटिंग पॉलिसीज ईयर आफ्टर ईयर, year after year, same accounting policies is to be followed. Accounting policies are to be followed. भैया बार बार चेंज करोगे तो कंपैरिजन करना, अदरवाइज अगर बार बार चेंज करोगे अदरवाइज नो कंपैरिजन विद पास्ट ईयर इज पॉसिबल। कोई कंपैरिजन नहीं कर पाओ। पिछले साल आप स्टॉक का वैल्यूएशन का और मेथड लगाते थे, अब और पिछले साल एसएलएम मेथड था अकाउंटिंग का, अब डब्ल्यूडीवी। पिछली बार इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म थी, अब आपने कहा ये लॉन्ग टर्म मानेंगे हम तो, ठीक। कभी प्रोविजन दिखाते हो, कभी कंटीजेंट, मतलब देयर आर लॉट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अवेलेबल इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो भी पॉलिसी है अकाउंट की, ईयर आफ्टर ईयर सेम लगाओ, बिना वजह चेंज ना करो। बार बार चेंज करोगे तो रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे पिछले साल के रिजल्ट को इस साल से अकाउंट्स को। तो इसलिए पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए, सेम पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए, ये कह रहा है, ठीक। ईयर आफ्टर ईयर सेम पॉलिसीज आर टू बी फॉलोड। ओके, तो ये कह रहा है फ्रीक्वेंटली चेंज ना करो। चलो मैं एक एग्जांपल लूं, आपके पेरेंट्स हर साल आपका स्कूल चेंज कर देते हैं। 8th में आप किसी और स्कूल में थे, 9th में आप डीपीएस में चले गए, 10th में आपको जीडी गोनेका में भेज दिया, ऐसे स्कूल बदलते रहे। अब बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन हुई या इंप्रूव हुई, ये कैसे पता लगेगा कि बच्चे ने, मान लो इंप्रूव हुई, बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया या टीचर या स्कूल का इफेक्ट है? अगर स्कूल वही है, टीचर वही है, बच्चे के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि बच्चा सही ट्रैक पे चल रहा है। या डाउन हो रहे हैं तो ट्रैक से हट गया है और चक्कर में पड़ गया, आजकल पबजी खेलता है रात को जग जग के या और गेम खेलता है। तो बड़ा मतलब देखना पड़ेगा कि भाई क्या इफेक्ट है। लेकिन अगर आप हर साल स्कूल चेंज कर दोगे तो कंक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा कि बच्चे की एफिशिएंसी की वजह से है, उसने पढ़ना छोड़ दिया, या स्कूल में स्टाफ बेकार है, बढ़िया नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कंपैरिजन करने हैं पिछले सालों से, सेम पॉलिसी फॉलो करो जब तक कि बहुत जरूरत ना हो, पॉलिसी कांट बी रिवाइज। तो पॉलिसी चेंज की जा सकती है, चेंज इन पॉलिसी, पॉलिसीज का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज इफ की जा सकती है टू कंप्लायंस विद चेंज इन लॉ, टू कंप्लायंस विद चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस चेंज हुए हैं, या टू शो बेटर पिक्चर, टू शो बेटर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप इन तीनों में से कोई वजह है तो ओनली इन दैट केस यू कैन रिवाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी। और क्या आप चेंज कब करेंगे? यानी लॉ बदला, जैसे कंपनी एक्ट चेंज हो गया, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट चेंज हो गया, तो आपको मानना तो पड़ेगा। मान लो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे एसएलएम, कंपनी एक्ट में चेंज आया, क्या के बाद
क्लोथ या टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी WDV लगाएंगी, तो आपको SLM लगा रहे थे, WDV लगाना मजबूरी है, लॉ कह रहा है, लॉ के ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो एक्ट में चेंज आया, लॉ में चेंज आया, तो मानना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू हैव रिवाइज योर पॉलिसी। या पार्टनरशिप है तो कुछ पार्टनरशिप को सरकार ने कह दिया कि आज के बाद इन्वेस्टमेंट इनकी हमेशा शॉर्ट टर्म में दिखाई जाएगी, तो आपको लॉन्ग टर्म को भी शॉर्ट टर्म में दिखाना पड़ा। मींस कोई लॉ चेंज होने से पॉलिसी बदलनी पड़ी, या एस चेंज हो गया, कोई एस में चेंज आ गया, उसमें कह दिया गया कि आज के बाद SLM खत्म, सारी दुनिया WDV लगाएगी, और आप लगा रहे थे SLM, तो आपको WDV लगाना पड़ गया। मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं कि ऐसा कुछ हो जाए कि एस में ही चेंज आ जाए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग हो सकता है, कॉन्टीजेंट प्रोविजन को दिखाने के रिगार्डिंग हो सकता है, स्टॉक में ना मेथड होते हैं, फीफो लिफो ऐसे। मान लो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले बिकेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले बिकेगा, ऐसे मेथड होते हैं। हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा स्टॉक पे। तो उस स्टॉक वैल्यूएशन में एएस ने चेंज कर दिया कि आज के बाद ये मेथड नहीं लगाना। मान लो एएस में चेंज आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो स्टॉक पे लगता है, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं नंबर 2 लगता है स्टॉक पे। एएस में चेंज आ गया कि आज के बाद सभी लोग लिफो मेथड नहीं लगाएंगे। आपकी फर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट लगा रही थी कि जो लेटेस्ट माल है वो पहले बेचा जाता है, पुराना पड़ा रहता है। आपको कह दिया लिफो नहीं लगाना, तो अब आपको फीफो लगाना मजबूरी है। एएस में चेंज आ गया, तो या तो लॉ में कोई चेंज करने को कहा गया तो पॉलिसी बदलो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है चेंज करने को तो बदलो, या बेटर पिक्चर दिखाने की कोई वजह है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी चेंज करना मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी एक ट्रक ट्रांसपोर्ट है, मान लो ट्रक ट्रांसपोर्ट, ये ट्रक ट्रांसपोर्ट जो है वो हिली एरिया में है, हिली एरिया, और आप मेथड SLM लगा रहे थे डेप्रिसिएशन का, SLM डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपका मानना था कि वहां सेट जल्दी खत्म हो जाती है, वहां तो बंदे भी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि स्लोप पे चढ़ना पड़ता है ट्रक को, बहुत इंजन का जोर लगता है, फर्स्ट गियर पे ही चलती हैं कारें और इस तरह, तो उसमें इंजन तो खत्म होएगा ही जल्दी, तो प्रेशर ज्यादा होता है। अब और लाइफ आपने उसमें कम सेट की SLM, लेकिन अब आपकी ट्रांसपोर्ट शिफ्ट होगी। मान लो आपकी ट्रक ट्रांसपोर्ट हिली एरिया से कहां शिफ्ट होगी, शिफ्टेड टू प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मींस नॉन हिली एरिया, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, ये प्लेन एरिया है, यहां कोई हिल नहीं है नॉर्मली, ठीक है, एक आधी जगह थोड़ा बहुत अगर कहीं है तो नॉर्मली नहीं है। प्लेन एरिया में आगे अब आपके ट्रक ज्यादा टाइम चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे तो प्लेन है, यहां तो एक बार स्पीड देके छोड़ दो तो 1-2 किलोमीटर वैसे निकल लेता है। कहने का मतलब अब आपके इंजन की लाइफ ज्यादा होगी। अब आप चाहते हो कि मेथड WDV लगा लें, वो ज्यादा अच्छा है। यहां सब लोग WDV लगाते हैं प्लेन एरिया में, दैट्स वाई यू वॉन्ट टू चेंज योर पॉलिसी। आप SLM से WDV में आना चाहते हैं तो आ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वजह है, बेटर पिक्चर दिखाने की वजह है। या एक और एग्जांपल दे देता हूं चेंज करने का। मान लो आपकी कंपनी पहले बोतल यूनिट था, आप बोतल बनाते थे किसी तरह की, आप फॉलो कर रहे थे मान लो स्टॉक के लिए लिफो मेथड, फिर आपने एक और कंपनी खरीदी, एक और कंपनी खरीदी, उनको अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया। आप लिफो लगा रहे थे, वो दोनों कंपनी अपने स्टॉक को किस पे लिख रही थी, फीफो पे। तो आपने देखा कि भाई वो दोनों कंपनी जो अब हमारी हो गई हैं, दे आर फॉलोइंग फीफो मेथड, बट हम जो बायर हैं हम क्या लगा रहे हैं, लिफो। तो आप या तो उनके मेथड बदलो या मर्ज करके, या अपना। तो आपने डिसाइड किया हम अपना मेथड भी लिफो से फीफो कर देते हैं, ताकि वो हमारी ब्रांचें बन गई हैं, जो कंपनियां हमने खरीद ली हैं, दे आर फॉलोइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। नाउ we want to revise our method of stock valuation, LIFO to FIFO। तो ये बेटर है। आप कह रहे हो जी हम सबका मेथड एक सा हो जाएगा सर, इसलिए बदला है। तो ऐसा कोई बेटर पिक्चर दिखाने का एक्सक्यूज हो कि इससे हमारे अकाउंट अच्छे दिखेंगे सर, इस वजह से हमने बदल रहे हैं, तो बदल लो, वरना यू कांट रिवाइज योर पॉलिसी। पॉलिसी बदलना मुश्किल काम है।
अकाउंटिंग पॉलिसी कई तरह की है, एक छोटा सा टॉपिक भी है उस पे। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो आप, कभी एवरेज से चल रहा है, अब आपका मूड बन गया इस साल सुपर प्रॉफिट, तो क्या वजह है, क्या रीजन है आप वैल्यूएशन बदल रहे हो? तो वो सारे की वजह होनी चाहिए, या तो लॉ में चेंज आया किसी एक्ट में जो एक्ट आप पे एप्लीकेबल है, या एएस में चेंज आया उसको मानना पड़ेगा, या फिर क्या बेटर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात कि आपको मानना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा आपको। बिना रीजन यू कांट चेंज योर पॉलिसी, और नीचे फुट नोट दो कि किस वजह से आपने पॉलिसी चेंज की। तो कंजर्वेटिज्म कहता है ईयर आफ्टर ईयर, सॉरी कंसिस्टेंसी, सेम पॉलिसीज आर टू बी फॉलोड, चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, बार बार। तो ये कंसिस्टेंसी है, जो भी मेथड लगाओ ईयर आफ्टर ईयर सेम लगाओ, चेंज करना है तो नीचे रीजन दे रहा है। जैसे कंपनी एक्ट 56 या 2013 को अब लेटेस्ट वो चेंज हुआ, या पार्टनरशिप एक्ट चेंज हुआ, या एएस चेंज हुआ, या ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होने पे आपने मेथड बदला तो पॉसिबल है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी कहता है कि जो अमाउंट सब्सिडी अमाउंट, इफ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी आइटम ट्रांजैक्शन का अमाउंट सब्सटेंशियल है तो होल ट्रीटमेंट ऑफ दैट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करना है ना, इज टू बी प्रोवाइडेड एज पर लॉ, या जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करो। लेकिन अगर अमाउंट इमैटीरियल है, इमैटीरियल यानी कि अमाउंट नेग्लिजिबल है, स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट के केस में एक्सेप्शन लगा दो। एक्सेप्शन, यू कैन डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, या आपको जैसे ठीक लगता है कर लो। जो छोटा अमाउंट है उसे इग्नोर कर सकते हो, जो बड़ा अमाउंट है उसमें रूल फॉलो करो। जैसे मान लो आपने फिक्स सेट्स खरीदी 50,000 की, तो भाई बड़ा अमाउंट है, आप P&L में डाल दोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो क्या है, बड़ा अमाउंट है। असेट को P&L में डालने से P&L बैलेंस शीट गलत हो जाएंगे, तो उसको पूरे रूल के अकॉर्डिंग क्या एंट्री करोगे, फिक्स असेट्स काउंट डेबिट टू बैंक। अब दूसरी तरफ अमाउंट ट्रिवियल है, नॉट वाइटल, बड़ा अमाउंट नहीं है, ट्रिवियल है, नेग्लिजिबल है। जैसे कि आपने स्टेपलर परचेज किया, परचेज फॉर ₹30, 30 रुपए का स्टेपलर परचेज किया, हैविंग लाइफ ऑफ 4 ईयर, खराब होता ही नहीं कई साल, तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊं थोड़ा थोड़ा करके, 30 को फिक्स असेट्स में दिखा के? नो, क्योंकि अमाउंट सब्सटेंशियल नहीं है, मटेरियल नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, आप इसे खर्चा मान लो। स्टेपलर एक्सपेंसेस काउंट डेबिट 30 टू कैश, और इसे कहां ले जाओ, P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टेपलर एक्सपेंसेस। क्या ये लाइफ ज्यादा होने पे असेट में नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अमाउंट बड़ा है तो पूरा सही ट्रीटमेंट करो, छोटा है तो काउंटिंग ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। आपने डेटर को उधार बेचा 500 रुपए का, बस एक बंदे को, क्या बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएं? जनरली तो बनाना चाहिए, पर अमाउंट इतना थोड़ा है, क्या 500 पे प्रोविजन बनाए? डूब गया तो जब डूबेगा तब देख लेंगे। प्रोविजन नहीं बनाना चाहते ना बनाओ, आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, क्या आप 30 को सेट में दिखाओगे और 5-5, 4-4 रुपए डेप्रिसिएशन लगाओगे? इससे काम टेंशन बढ़ेगी, इससे बेटर है इसे कहां डालो, P&L में खत्म। अब आप कहोगे सर कितने अमाउंट तक मटेरियल है, पूरा सही ट्रीटमेंट करें, और कितने अमाउंट को क्या है हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें? ये तो डिपेंड करता है। मटेरियलिटी एक रिलेटिव एस्पेक्ट है, कंपैरिजन की डिपेंड करता है। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। अब मान लो रिलायंस कंपनी की बात करें, करोड़ों में बैलेंस शीट है,
उन्होंने तो 10,000 की भी कोई एसेट खरीदी, उसे भी P&L में डाल देंगे वो, क्योंकि उनके लिए अमाउंट क्या है, मटेरियल नहीं है। लेकिन एक छोटी सी दुकानदार की बात करता हूं, पनवाड़ी की दुकान, जो क्या बेचता है, सिगरेट बेचता है, पान बेचता है, छोटी दुकान, उसके लिए 500 रुपए का कैलकुलेटर बहुत बड़ी असेट हो सकता है, क्योंकि उसके बिजनेस में टोटल असेट ही बहुत थोड़ी है, कैपिटल ही बहुत थोड़ी लगी हुई है। तो 500 भी उसके लिए मटेरियल अमाउंट है, उसे उसका ट्रीटमेंट करना होगा, असेट अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर बिजनेस। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैं इतने अमाउंट तक बता दूं कि ये मटेरियल अमाउंट होगा, नो, साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। क्लियर? जैसे मैं अगर एग्जांपल, क्योंकि छोटी चीज पे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे अकाउंट गलत हो गए, इसको असेट में डालने की बजाय P&L में डाल दिया, कोई ये कहेगा क्या कि तूने असेट को P&L में डाल दिया, अकाउंट गलत हो गए। कितने गलत हो जाएंगे इससे अकाउंट? 30 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आना, असेट्स पे इफेक्ट नहीं आना, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता यूजर पे। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, बच्चा है, शरारत कर रहा है। शरारत में क्या कर रहा है बच्चा? बच्चे ने कोई, जैसे मान लो कोई बॉल है, कोई 50-60 रुपए की बॉल है, उसके ऊपर पिन लगा रहा है, ओल्ड पिन है, वो पिन घुसा रहा है, उसमें बॉल खराब कर सकता है। मदर ने देखा क्या कर रहा है, तो मदर ने देखा बॉल को खराब कर रहा है। मदर कहती है बढ़िया है, आधा घंटा टिका रहेगा, घंटा टिका रहेगा, करने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि अमाउंट क्या है, इमटेरियल, मटेरियल नहीं है ना, करता है खराब, करने दो, टिका रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चा एक पास में फ्लावर पॉट को छेड़ रहा है, बहुत बड़ा फ्लावर पॉट है, टूट गया तो हजारों का है, या ऐसी किसी चीज को छेड़ रहा है जो महंगी है, तो मदर भाग के जाती, रोकती है, उसे डांटती है, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस में मटेरियल क्या है, आपके साइज ऑफ बिजनेस पे बड़ी चीजों का सही ट्रीटमेंट करो, स्मॉल को जैसे ठीक लगता है वैसे कर दो, इससे आपके अकाउंटिंग रिजल्ट अफेक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लो आपका एक छोटे छोटे खर्चे हैं, जैसे छोटे छोटे कोई धूप अगरबत्ती खरीदी आपने, तो कभी क्या है वो नींबू मिर्च टांग के जाता है, एक आदमी नजर ना लगे, अब तो जरूरत ही नहीं किसी को, काम वैसे ही डाउन है, तो वो खर्चा है, छोटे छोटे खर्चे वॉचमैन के। क्या आप उसका अलग से P&L में हेड बनाओगे, वॉचमैन एक्सपेंसेस, धूप अगरबत्ती एक्सपेंसेस? नो, आप उसे सन्ड्री में डाल के खत्म कर देते हो, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। क्या कोई जानना चाहेगा कि इसमें क्या कुछ है? कहता छोटे छोटे अमाउंट है, छोड़ो। लेकिन अगर आपका खर्चा सैलरी का हो, 2.5 लाख रुपए साल का, क्या उसे मिसलेनियस में डाल दोगे? ठीक है, नहीं, उससे तो ट्रू पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि इतना खर्चा किस चीज का आ गया, पता ही नहीं लगेगा। तो मेरा कहना मतलब वही है, मटेरियल चीजों पे सारे सही रूल लो, सारी सही डिस्क्लोजर दो, लेकिन जो छोटे अमाउंट है उसको जैसे ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। तो मटेरियलिटी साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है। इसने कहा भी है, कैलकुलेटर, बुक्स, ऐसी छोटी छोटी एसेट को 100% राइट ऑफ कर दो एक ही साल में, क्योंकि स्मॉल वैल्यू की सेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जजमेंट पे, अकाउंट गलत होते नहीं दिखते इतने छोटे अमाउंट से, जैसे ठीक लगता है वो ट्रीटमेंट कर दो। तो ये थे सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट। कौन कौन से? कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, ये सब, अक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट थे अकाउंटिंग के जो फॉलो करने होते हैं, या मान के चला जाता है कि भाई ये फॉलो हो रहे हैं। ये कह रहे हैं किसको बताना पड़ता है कि पॉलिसी चेंज कर रहे हैं? पब्लिक को। बैलेंस शीट किसको दिखानी होती है आपने? फाइनल अकाउंट किसको दिखाने हैं? उन्हीं को दिखाना है, यानी दुनिया को भी दिखाना है, बैंकर को भी दिखाना है, इन्वेस्टर जो नए शेयर होल्डर हैं उनको भी दिखाना है। मतलब आपने जिनको फाइनल अकाउंट के यूजर हैं, जो फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, यूजर, रीडर, उनको नीचे फुट नोट देना होता है बैलेंस शीट के कि ये वजह है हमने अपना मेथड बदला, इसकी बजाय ये वाला कर लिया, ये रीजन था, तो वो दो, ताकि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो नोट दिया जाता है बैलेंस शीट के नीचे, सारी दुनिया देखती है कि अच्छा ऐसे इस वजह से बदली है। ओके, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, अजम्पशन तो सारी हैं, लेकिन फंडामेंटल अजम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल बेसिस ऑफ
विदाउट अक्रूवल बोले गोइंग कंसर्न, ड्यूअल एस्पेक्ट, मैचिंग कंसेप्ट, बहुत कुछ पढ़ा है, पर उनमें से तीन ये गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग टाइम, हैंस पॉलिसी, आप पॉलिसी चेंज ना करें ईयर आफ्टर मर्केंटाइल बेसिस, आप आउटस्टैंडिंग क्रूड प्रीपेड से थ्री it should be disclosed, it should be disclosed बैलेंस शीट के नीचे दो विद अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट, नीचे फुट नोट दो। जबकि काउंटिंग पॉलिसी का मैं क्या कह रहा था, वो नहीं चेंज हो सकती, रीजन चाहिए, या तो एएस चेंज या कोई एक्ट चेंज, उसको फॉलो करना पड़ा। तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि भाई इनमें से कोई ना फॉलो हो तो नोट देना है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल तब डिस्क्लोज करो अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं हो रहा। मान लो अगर ये फॉलोड है, कोई नोट नहीं, तो मान लो ये फॉलोड है, तीनों फॉलोड हैं, यानी इनका नोट तब देना है जब ना फॉलो करो। मान लो एक सीए है, वो अकाउंट बना रहा है अकाउंट ऑन कैश बेसिस, तो वो क्या नहीं फॉलो कर रहा, अक्रूवल कंसेप्ट इज नॉट फॉलोड, इज नॉट फॉलोड, अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक, तो अक्रूवल कंसेप्ट अगर फॉलो नहीं है, उस केस के अंदर आपको फुट नोट देना होगा ऑफ नॉट फॉलोइंग अक्रूवल कंसेप्ट। आपको बताना होगा एज आई एम प्रोफेशनल आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई अकाउंट ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी होगी कि हम नोट के अंदर के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे चल रहे हैं, अक्रूवल को फॉलो नहीं कर रहे। तो फंडामेंटल जो अजम्पशन है वो फॉलो नहीं की तो नोट देना है, फॉलो है तो कोई नोट देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गए हैं। जो इसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं कल बताऊंगा। बस आप कुछ तो वही है, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, बस अकाउंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिखाएं अकाउंट में, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन, ओनली काम की चीजें बताएं पब्लिक को, इररेलेवेंट चीजें बतानी नहीं चाहिए, ये जरूरी है।
ठीक। तो ये कहता है कि फालतू चीजें अकाउंट में ना दो। एक अकाउंटेंट ने क्या किया, छोटे छोटे एक्सपेंस देने शुरू कर दिए। वो क्या करता है, P&L बहुत बड़ा बना देता है। P&L में क्या देता है, वो ऐसे शुरू हो गया, जीपी लिखा, प्रोप्राइटर का था ट्रेडिंग एंड P&L, जीपी लिखा, टी एक्सपेंसेस, यहाँ लिखता है कॉफी एक्सपेंसेस, यहाँ लिखता है पिज़्ज़ा आया था, पिज़्ज़ा एक्सपेंसेस, फिर लिखता है कोल्ड ड्रिंक, फिर लिखता है एक दिन सैंडविच आया था, सैंडविच एक्सपेंसेस, फिर लिखता है इस तरह से ये। फिर ट्रैवल पे शुरू हो गया, रिक्शा के चार्जेस, बस का किराया, ट्रेन के एक्सपेंसेस, कार्टेज, मतलब क्या है, छोटी छोटी चीजें देने लगा। उसका 10 पेज का P&L बन गया, तब जाके नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो उसे मैनेजमेंट ने डांटा, ये क्या कर रखा है तूने, हिसाब से दे, इतना लंबा P&L बना दिया तूने, मीनिंगलेस है ये। तो अगली बार वो क्या करता है, गुस्सा आता है उसे, अगली बार कहता है ठीक है जी, P&L बनाता है, लिखता है जीपी, जीपी मान लो 10 लाख, और यहां लिख देता है ऑल एक्सपेंसेस, मान लो 9 लाख। तो नेट प्रॉफिट 1, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इतना डिटेल ना दो कि लोग पढ़ते पढ़ते थक जाए कितने पेज पे P&L चल रहा है, और इतना कम डिटेल भी ना दो कि सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे, कि तो आप ही कह रहे थे इतना डिटेल ना दे, ऐसा भी नहीं भैया। बढ़िया तरीके से 10-12 हेड बना लेना, टी कोल्ड ड्रिंक अलग अलग ना दे के रिफ्रेशमेंट के नाम से एक हेड बना ले, सारे उसमें डाल दे। फिर क्या करे, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस के इकट्ठे करे, वो उसमें डाल दे, डेप्रीसिएशन इकट्ठा करे, वो दिखा दे, सैलरी इकट्ठी वो करे, वो दिखा दे। तो मतलब कोई 10-12 हेड बना ले, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर सप्लाई एक्सपेंसेस, इस तरह जो बिल्कुल छोटे एक्सपेंसेस है सन्ड्री में डाल दे। अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके एक पेज पे 1.5 पेज पे P&L पूरा आ जाए, और मेन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दिखा दे, तो ये सही रहेगा। इस तरह से वो इंफॉर्मेशन देने को कह रहा है। चलो, तो आपको ये सारा काम करना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, फालतू की नहीं।